हेलो बेटा, अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर और आगे कल हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे पढ़िए। आज हम निकालेंगे श्रीलंका वाला चैप्टर। कल हमने केवल यहां तक पढ़ा था, कमजोर और अल्पमत में थे। ठीक है, आज उससे नीचे स्टार्ट कीजिए। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। पहले हमने बेल्जियम से की थी, अब हम श्रीलंका से करेंगे। कौन से देश से? श्रीलंका से। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, श्रीलंका जो है, हेलो, सभी आ गए बेटा? रफ कॉपी साथ में लेके बैठो, पेन और रफ कॉपी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या श्रीलंका कैसा देश है? श्रीलंका एक द्वीपीय जिसके आसपास समुद्री क्षेत्र हो, टापू हो, उसे द्वीपीय बोलते हैं, द्वीपीय देश है। दूसरी लाइन इसे क्या बताई? यह तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूर है। आपसे पूछे श्रीलंका की दूरी कितनी है, तो क्या बताओगे? यह तमिलनाडु, आप देखते हो ना सबसे नीचे मैप में तमिलनाडु होता है, उसके थोड़ा सा पार्क स्ट्रीट को ज्वाइन करते हुए आगे श्रीलंका है। तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर ही दूर है। कुछ किलोमीटर की लिखते रहना है लाइनें सारी। कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। उसकी हरियाणा से कम थी बेल्जियम की। इसकी आबादी, आबादी का मतलब जनसंख्या, इसकी आबादी हरियाणा के बराबर है। यानी अर्थात 2 करोड़ के लगभग। तो दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। यानी जिस तरह से हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, जिस तरह दक्षिण और देशों के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से श्रीलंका भी है। यहाँ पर भी बहुत सारी आबादी के और बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो है सिंगलियों का। किसका? इसी के पीछे यहाँ विवाद होगा, इसको नोटिस कर लें। सबसे प्रमुख समूह किसका? सिंगलियों का। ये वहां के जातीय समुदाय थे, जैसे बेल्जियम में थे फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले, ऐसे ही यहाँ पर सिंगलियों का कितना? 74% सिंगलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% फीसदी हिस्सा है। उसके बाद तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। सबसे प्रमुख समूह सिंगलियों का, फिर तमिलों का समूह। जो केवल 18% है आबादी का। उसके बाद तमिलों में भी 2 समूह है। ये तमिल है, तमिलों में 18 पहले, उसके बाद इसमें भी मूल तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। उसको कहा जाता है जो उसी देश में पैदा हुआ हो, चाहे वो रहता कहीं भी हो, लेकिन हो पैदा उस देश में, तो वो मूल तो श्रीलंकाई तमिल कह सकते हैं। 13% हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए लोगों की। कई बार क्या होता है कि अपने देश से के साथ साथ दूसरे देशों से भी मजदूरों को काम करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे कैरिबियाई द्वीप समूह था,
वहां पर भी लोगों को काम करने के लिए बुलाया गया। लोगों को लालच दे दिया जाता है कि आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, आपका नाम होगा, आप विदेश में काम करने जा रहे हैं। कोई इतनी दूर जाके देखता थोड़ी है कि वो क्या काम करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से बागों में मजदूरी करने के लिए, बागान, आपने बार बार टॉपिक पढ़ा ना, बागान एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट हुआ था, लाके इनको बंधक बना लिया जाता था। काम करने के सिवा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था, ना किसी से मिलजुल पाते थे, ना कहीं आ जा पाते थे। तो जो औपनिवेशिक शासन काल में, औपनिवेशिक शासन काल का मतलब है जब किसी दूसरे शक्तिशाली देश ने किसी कमजोर देश पर शासन किया हो, वो क्या कहलाता है? औपनिवेशिक शासन काल। हेलो हेलो, हाँ जी बेटा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, हाँ जी बेटा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? हेलो, एक एक बोलो, एक एक बोलो बेटा आपको। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, हाँ जी। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है श्रीलंका। सारा बीच में थोड़ा थोड़ा सा नेट इश्यूज हो रहे थे तो क्लियर समझ नहीं आया था, इसलिए दोबारा से लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए, श्रीलंका जो है एक द्वीपीय समूह है। कैसे? जिसके चारों तरफ पानी हो, टापू हो, वो द्वीपीय देश कहलाता है। जैसे अब श्रीलंका के नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ क्या है? अरब सागर। तो ये द्वीपीय देश कहलाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिणी तट से, जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें तमिलनाडु आपको बिल्कुल नीचे दिखाई देगा, साउथ में। उसके भी तट से ये थोड़ा सा दूर है। आप देखते हो ना, श्रीलंका भारत के मैप से एक पाक स्ट्रिप सी जाती है, उससे जुड़ा हुआ है। भारत और श्रीलंका एक पाक स्ट्रीट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वो ऐसी जो लाइन सी आती है भारत के नक्शे के बाद, उसके साथ। इसकी आबादी, इसकी श्रीलंका की जो आबादी है वो हरियाणा के बराबर है। आप देखिए, हमारे भारत में हरियाणा कितना छोटा सा है, उसके जितनी ही जनसंख्या श्रीलंका की है, लगभग 2 करोड़ के आसपास। और अब ज्यादा भी हो गई होगी, क्योंकि ये किताबें, हम तो किताबों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत टाइम पहले के, करंट में अभी मैं देख के आपको कल बता दूंगी। इसकी आबादी हरियाणा से भी ज्यादा है। सबसे जो प्रमुख समूह है, यहाँ पर जो विवाद का कारण बना, देखिए हर देश में जब भी कोई टकराव होता है, कोई संघर्ष की स्थिति आती है, तो क्यों आती है? उसका एक रीजन है। या तो विभिन्न जाति के लोग वहां रहते होंगे, जिससे जातियों में भेदभाव होता होगा, किसी को बहुत अच्छा समझा जाता होगा, श्रेष्ठ, किसी को बिल्कुल दबा दिया जाता होगा, दलित, जैसे हमारे भारत में है। उच्च श्रेष्ठ जो जातियां हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, दलित और निम्न जातियां उनके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार होता था किसी टाइम में। अब नहीं होता है, अब सबको समानता दी गई है, बल्कि दलितों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने भी काफी प्रयास किए हैं। इसी तरह से आप ले सकते हो पहाड़ी इलाकों का, वहां पर आदिवासियों के साथ अलग सा व्यवहार है। दिखने में जब हम कभी 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है उनकी झांकियां, लेकिन जो उनका जीवन है वो बहुत संघर्ष में है। उसी तरह से श्री, हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो, हाँ जी। उसी तरह से श्रीलंका में भी विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। जैसे श्रीलंका में तो बेल्जियम जो था, वहां पर जातियों को भाषाओं को लेकर टकराव हुआ था। हमेशा या तो जाति के नाम पर, या भाषा के नाम पर, या धर्म के नाम पर। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा एक देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। बेल्जियम में भाषा को लेकर टकराव हुआ था, जब बड़ी मुश्किल से वहां स्थिति को कंट्रोल किया गया। श्रीलंका में धर्म को लेकर टकराव होगा। कैसे? देखिए, जो प्रमुख समूह है श्रीलंका में वो सिंगलियों का है। 74% लोग सिंगली है, सिंगली धर्म है, और इसको मानने वाले बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, बौद्ध लोग होते हैं जो सिंगलियों को मानते हैं। 70%।
74%, यानी 100 में से 74 बहुसंख्यक कौन से समाज का हो गया? तमिलों का। फिर सॉरी इसका सिंगलियों का। दूसरा जो ग्रुप था वो था तमिलों का समूह। अब तमिल 18% थे, लेकिन इन तमिलों में भी 13% तो श्रीलंकाई मूल तमिल, जो श्रीलंका के रहने वाले थे। देखिए अपनी बुक से देखिए, तमिलों में भी दो समूह है, श्रीलंकाई मूल तमिल के 13%, यानी श्रीलंकाई मूल तमिल के जो लोग थे 18 में से 13% तो ये हो गए। और दूसरा जो ग्रुप हुआ, एक तो ये हो गया श्रीलंकाई मूल तमिल, और दूसरा हिंदुस्तानी तमिल, जो हिंदुस्तान से काम करने के लिए बागों में लेके गए थे। कई बार क्या होता है, अपने देश में महंगे श्रमिक मिलते हैं या काम उनका पसंद नहीं आता, इसलिए दूसरे देशों से कम आय पर मजदूरी के लिए, बागानों में काम करने के लिए मजदूरों को इकट्ठा करके लाते हैं। तो यहाँ पर 13% ये थे और 5% ये थे, कहने को टोटल 18%। लेकिन श्रीलंकाई मूल तमिल, मूल तमिल का मतलब होता है जो श्रीलंका में ही पैदा हुए होंगे। मूल का मतलब उसी देश में पैदा हुआ, उसी देश में का मतलब मूल उसका जन्म स्थान वो है। आप इतना समझ लीजिए, चाहे अब भारत में कोई पैदा हुआ है तो उसका मूल स्थान भारत कहलाएगा, चाहे वो रहता हो अमेरिका में, चाहे वो रहता हो लंदन में, लेकिन उसका मूल निवास स्थान को, मूल स्थान क्या कहलाएगा? भारत। इसी तरह से श्रीलंकाई मूल तमिल 13% थे, यानी श्रीलंका में जो पैदा हुए होंगे वो मूल तमिल कहलाते थे और 13% लोग थे। हिंदुस्तानी मूल तमिल ऐसे तमिल थे जो, उनको कहाँ तमिल गया, क्योंकि वो हिंदुस्तान से काम करने के लिए कहाँ आए थे? श्रीलंका में। तो ये जो तमिल थे, एक हो गए वो जो श्रीलंका में पैदा हुए, दूसरे हो गए जो बाहर से काम लाए गए थे, उनकी संख्या 5% थी। औपनिवेशिक शासन काल में बागानों के लिए में काम करने के लिए भारत से लाए गए संतान है, लोगों की संतानें हैं, यानी बागों में मजदूर। देखो श्रीलंका में बाग है ज्यादा, नारियल के या आम के, किसी भी तरह के आसपास वहां समुद्री एरिया है, तो वहां पर बागान श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो भी बाहर से लाए गए काम करने के लिए वो लोग क्या कहलाए? हिंदुस्तानी मूल तमिल, जो हिंदुस्तान से गए थे या आसपास के इलाके से। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। यानी श्रीलंका के कौन कौन से, अगर हम देखें तो हमें ये कहां कहां पर मिलते हैं? उत्तर और पूर्व में, श्रीलंका के नक्शे पर, और कहीं नहीं, पूरी भारत में नहीं देखना, श्रीलंका के हिसाब से देखना है। उत्तर और पूर्व में हमें तमिल मिलेंगे रहते हैं। जैसे एक इलाका हो जाता है जहां पर किसी एक धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो उत्तर और पूर्व, श्रीलंका का उत्तर और पूर्वी प्रांत जो है उसमें अधिकतर कौन लोग रहते हैं? तमिल। अब देखिए तमिलों की संख्या कितनी कम है, 18%। उसमें भी ये दो भागों में बट गए, कुछ मूल तमिल हो गए, कुछ हिंदुस्तानी तमिल हो गए, तो झगड़ा तो होना ही है। जो ये है बहुसंख्यक। आपसे मैंने कल परसों बताया था कि बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज्यादा है, और ये है अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो। किसी एक समुदाय में किसी धर्म को मानने वाले किसी जाति के लोगों की संख्या कम होना। अब अधिकतर जो सिंगली भाषा लोग हैं वो बौद्ध हैं। सिंगली भाषा को जो लोग बोलते हैं ये बहुसंख्यक भी है। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यहां तक दिख रहा है? ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और जो तमिल है, इनमें, ये जो तमिल है इनमें आधे तो हिंदू हैं और आधे मुसलमान हैं, क्योंकि भारत में हिंदुस्तान से लेके गए हैं तो भारत में तो मुसलमान और हिंदुओं में कोई खास फर्क नहीं समझा जाता। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखिए आपको मेन चीज ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो 13% है ये क्या है? 13% जो हिस्सा है ये श्रीलंका के मूल तमिल है। हिंदुस्तान के जो मूल तमिल है वो 5% है और 7% ऐसे लोग हैं जो ईसाई हैं। और ये क्या बोलते हैं? हिंदू। ये दोनों तरह के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान। और ये दोनों भाषाएं बोलते हैं।
दोनों ही भाषाओं को ये बोलते हैं। क्लियर? इतना समझ आ गया आपको? एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनो। श्रीलंका द्वीपीय देश है, तमिलनाडु से के दक्षिणी तट, तमिलनाडु मान लो यहाँ पर है, तो ये इसका दक्षिणी तट नीचे आएगा, ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, और ये इसका उत्तरी तट। लेकिन हमने क्या कहा, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से, तो तमिलनाडु का ये मान लो तमिलनाडु है, और इसके दक्षिणी तट यानी नीचे श्रीलंका है। इसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है। अगर समझना हो तो समझने के लिए हम एग्जांपल देते हैं कि हरियाणा के आबादी की समान, इसमें सबसे प्रमुख समूह जो है वो सिंगलियों का है, इन्हीं की चलती है क्योंकि संख्या में ज्यादा है। 74% जनसंख्या जो है वो सिंगलियों की है। सिंगली एक धर्म है जिसको बौद्ध लोग मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सिंगली भाषा को, सिंगली भाषा है, जो सिंगली भाषा बोलते हैं उनको सिंगली नाम से जाना जाता है, जो तमिल भाषा बोलते हैं उनको तमिलों के नाम से। अब तमिलों का समूह एक है जिसमें 18% लोग, अब देखो 74 और 18, 74 और 18 कितना डिफरेंस आ गया, संख्या कम हो गई। एक समास बहुसंख्या, बहुसंख्या कौन सा बताओ मुझे, कौन सा बताओ, हेलो बेटा, बहुसंख्या कौन सा समाज है श्रीलंका में? सिंगल कितने, कितने परसेंट लोग, कौन सी भाषा को बोलते हैं ये, बोलिए। अरे भाषा कौन सी बोलते हैं, सिंगली ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 18% लोग जो है वो तमिल है। अब तमिलों में भी 2 समूह है, एक श्रीलंकाई तमिल और दूसरे मूल तमिल। श्रीलंकाई जो तमिल है, श्रीलंकाई मूल तमिल जो है वो 13% है, और दूसरे जो हिंदुस्तानी मूल तमिल है, जो हिंदुस्तान या आसपास के एरिया से लेके गए बागों में काम करने के लिए, वो 5%। 13 + 5 13 + 5 कितने हो गए, 18%, बचे 7%, वो है ईसाई। इस तरह से आप देखो 3 तरह के लोग हैं, सिंगली, तमिल और ईसाई। 74%, 18% और 7%, टोटल कैलकुलेशन ये आ रही है श्रीलंका की। 7% ईसाई, 13% तमिल, जिसमें आप 8 और 5 कर सकते हो, 8 हिंदुस्तानी तमिल, सॉरी 5 हिंदुस्तानी तमिल और 8 जो है वो श्रीलंकाई मूल तमिल। इतना क्लियर है आपको? हेलो, इतना क्लियर है? अब संख्या में जो ज्यादा लोग हैं वो कौन से हैं, बहुसंख्यक जो लोग हैं, संख्या में जो ज्यादा है वो कौन से लोग हैं, सिंगली। और संख्या में कम जो लोग हैं, सबसे कम, वो कौन से लोग हैं, ईसाई, क्योंकि वो तो 7% ही है। वो तो दोनों को मिला लेते हैं, 8 और 5 कर लेते हैं तो 13% हो गए, लेकिन सिंगली तो बिल्कुल ही 7% है। तो दोनों, और ये ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। इतना क्लियर? अब आगे हमने ये देखना है कि झगड़ा किस चीज को लेकर हुआ, संघर्ष, एक जो यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी श्रीलंका में, वो आज तक फेमस है, वो क्यों हुई, आगे पढ़िए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र हुआ। कब? 1948 में। किसी किसी किताब में कुछ अलग से भी दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में 1948 है, तो हम इसी को मान के चलेंगे। श्रीलंका आजाद हुआ, जैसे हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था, इसी तरह से औपनिवेशिक शक्तियों ने इस पर भी शासन किया हुआ। तो ये 1948 में आजाद हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन जमाना चाहा। जब औपनिवेशिक शक्ति खत्म हो गई, चले गए वो लोग जो इन पर शासन कर रहे थे, 1948 में जब सिंगली स्वतंत्र बना, तो उस समय एक चर्चा हुई कि कौन लोग सरकार बनाएंगे। तो उस समय संख्या में ज्यादा होंगे, उन्हीं लोगों की सरकार बनेगी, क्योंकि वोट गिरेंगे, वोट गिरेंगे तो ज्यादा वोट उसी को मिलेंगे जिसकी सरकार वही बनाएगा जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे। नेचुरल 74% सिंगलियों की संख्या है, तो ये वोट थोड़े से भी डालेंगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
तो अपनी बहुसंख्या के बल पर सिंगली जो लोग थे उन्होंने शासन जमाना चाहा, शासन करना चाहा, सरकार को बनाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय को प्रभुत्व कायम करने के लिए कई कदम उठाए। अब लोकतांत्रिक सरकार थी, वो ये चाहती थी कि काम फेयर तरीके से हो, न्याय संगत तरीके से वहां पर काम हो, इसलिए उसने ये सोचा अगर बहुसंख्यक लोग शासन करेंगे, संख्या में ज्यादा है, धर्म के नाम पर भाषा भी ये सिंगली बोलते हैं, सरकार भी इनकी मानती है, तो इस तरह से जो कम लोग हैं संख्या में उनके साथ अन्याय होगा। तो उन्होंने इसके लिए कुछ कदम उठाए। क्या? 1956 में एक कानून बनाया। 1956 में, कहाँ लिखूं, ब्लैक बोर्ड सारा भर गया, यहाँ देखते हैं। 1956 में एक कानून बनाया, इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, जिसके तहत कुछ शर्तें रखी गई और इनको थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई। किनको? तमिलियों। 1956 में एक कानून बना जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को, देखो एक तो बहुसंख्यक बल पर शासन करना चाहा, किस तरह से करना चाहा कि कौन सी उन्होंने नीति अपनाई, संख्या के आधार पर केवल वोट से तो उन्होंने जिता दिया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, देखो एक कानून बनाया जिसके तहत, जिसके अनुसार तमिलों को दरकिनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का, कि तमिलों को श्रीलंका में एक अलग थलग क्यों रखा गया, उनको दरकिनार, दरकिनार एक साइड क्यों कर दिया। दर का मतलब एक तरफ और किनार मतलब एक, बिल्कुल उनकी कुछ ना सुनी जाए, उनकी ना कहीं मानी जाए ना कहीं सुनी जाए, जैसे एक तरफ कर देते हैं ना, इग्नोर सा करना, दरकिनार का मतलब वो है। तमिलों को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। देखो और गलत हो गया। 1956 में कानून बनाया जिसके अनुसार क्या किया गया, कानून बनाया जिसके अनुसार तमिलों को दरकिनार कर दिया। क्यों करा? क्योंकि संख्या में कम थे, इनको लगा इनकी तो चलेगी नहीं, दरकिनार का मतलब इग्नोर कर दिया, दरकिनार करके सिंगली को ही क्या बना दिया, राजभाषा। अब देखो किसी भी भाषा को हम इतना महत्व दे देते हैं कि वो राजभाषा है, तो और एक भाषा को हम बिल्कुल इग्नोर कर दें तो वो गलत है। सिंगली को राजभाषा का दर्जा दिया। अभी तक हमारे भारत में राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। और दूसरी चीज क्या की, देखो दूसरा एक और आप पॉइंट डाल सकते हो अपनी बुक में। पहला पॉइंट, तमिलों को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालय का मतलब होता है बड़े विद्यालय, कॉलेज, उच्च शिक्षा जहां पर प्राप्त की जाती है, विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में किसको, सिंगलियों को प्राथमिकता देने की बात की गई कि जो सिंगली भाषा बोलते हैं, जिन्होंने सिंगली में एजुकेशन को लिया है, उन लोगों को पहले नौकरियां मिलेंगी, सरकारी नौकरियां भी, और जो बड़े कॉलेज हैं वहां पर एडमिशन भी सिंगलियों को पहले मिलेगा। प्राथमिकता का मतलब है पहले जो भी सीटें हैं पहले सिंगलियों को दी जाएगी, उसके बाद बची कुछ सीटों पर तमिलों को। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। देखो और तीसरी चीज नई निकल के क्या आई कि अन्याय तो किया ही, भाषाओं में असमानता कर दी, ऊपर से सिंगली को प्राथमिकता दी गई कॉलेज में और सरकारी नौकरी में, और तीसरी चीज तो सरकार ने हद कर दी कि बौद्ध मत को संरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि सिंगली भाषा बौद्ध मत के ही लोग बोलते थे। एक धर्म को कैसे कोई इतना बढ़ावा दे सकता है, श्रीलंका की सरकार ने दिया कि बौद्ध मत जो है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनको एक मतलब ऐसी विशेष ध्यान रखा जाएगा, उनका हर तरह से नौकरियों में क्या, उनका जहां भी समाज में सरकार की तरफ से उनको कोई नीड्स की जरूरत होगी तो उनको संरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो चाहे उनके एडमिशन की बात हो। तो इस तरह से ये चीजें थी। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि तमिल श्रीलंकाई सरकार से क्यों रुष्ट थे, आप सीधा क्या बताओगे कि उनके साथ भाषा को लेकर असमानता का व्यवहार किया गया, सिंगली भाषा को प्राथमिकता दी गई,
हर जगह पर, स्कूल में, कॉलेज में और नौकरियों में तमिलों को एक साइड कर दिया गया, दरकिनार। सरकार ने बौद्ध मत को संरक्षण देने की नीति अपनाई और तमिलों को बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया। तीसरा, आप कह सकते हो कि हर जगह पर सिंगलियों को प्रमुखता दी गई। तमिलों के साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे कि वो श्रीलंका के निवासी ही नहीं है। अगर किसी देश में इतना अंतर होता है नागरिकों के बीच तो बेस्ट सरकार नहीं कहलाती है, क्योंकि सभी मिलकर तो सरकार का चयन करते हैं और एक सरकार, जो भी सत्ता में लोग आते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है अपने नागरिकों की रक्षा करना, संरक्षण देना। तो सरकार कैसे भेदभाव कर सकती है अपने नागरिकों के बीच में? तो यहाँ आकर आपस में दोनों समुदाय में, दोनों ग्रुपों में झगड़े बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि एक को तो संरक्षण भी दे रही है, प्राथमिकता भी दे रही है और उनको ऐसी सुरक्षा भी दे रही है, और दूसरा जो ग्रुप वहीं का रहने वाला है उसके साथ गलत हो रहा है। आप अगर एक छोटे से घर का भी एग्जांपल ले लो कि घर में 3 भाई हैं, एक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है, दो के साथ, सॉरी दो साथ तो के वो दो ज्यादा संख्या में अच्छी सॉलिड पोजीशन है, और एक को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे झगड़े बढ़ेंगे। घर में भी होते हैं। तो ये तो एक देश है, यहाँ पर नागरिकों के साथ इस तरह का असमानता का व्यवहार हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे झगड़े बढ़ने शुरू हुए। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी को बढ़ाया। देखो, पहले एक फैसला आया, दूसरा कानून बना, तीसरा कानून बना, तो उससे क्या हुआ, श्रीलंका के जो तमिल थे वो संख्या में कम थे बेचारे। अब वो किसको कहें, जो बहुमत संख्या में ज्यादा लोग हैं वो इकट्ठे होकर एकदम से किसी भी चीज को मनवा देते हैं। तो क्या हुआ, अच्छा टाइम हो गया बेटा, चलो इतना ही छोड़ देते हैं फिर। आज टाइम का पता नहीं लगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको एक स्टोरी टाइप लगेगा। ठीक है, लीव आउट बेटा। ठीक है, ओके, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। समय का पता नहीं लगता ना जब काम कराने शुरू करो। हेलो, हाँ जी, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, क्लास आपकी नेक्स्ट स्टार्ट होगी, कल कर लेंगे पूरा, कोई बात नहीं।